हेलो बच्चों, हम मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे और मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया मॉडल यानी कि सबसे इम्प्रूव्ड मॉडल जो था मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने का वो था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल 1972 में, कब? 1972 में सिंगर एंड निकोलसन जो कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, इसे प्रपोज किया था। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल है। डायरेक्ट नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना होगा ये। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये देखते हैं कि इस मॉडल में बताया क्या गया था। इस मॉडल में क्या बताया गया था कि जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें प्रोटीन जो है, जैसे सपोज कि एक सेल है ये, है ना, ये सेल है। ठीक है, अभी तक क्या पढ़े थे आप इस सेल के? अगर इस मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो आपने देखा था कि बाकी मॉडल में बताया गया था कि लिपिड बाई लेयर, है ना, लिपिड बाई लेयर का क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक लेयर हो गया और इस तरफ दूसरा लेयर बना रहा हूं मैं। ठीक है, लिपिड बाई लेयर का दो लेयर है, लिपिड का बना हुआ दो लेयर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिपिड बाई लेयर कहते हैं। ये एक लिपिड बाई लेयर था, अभी तक के जो पुराने मॉडल थे उसमें ये बताया गया था, और उसमें प्रोटीन जो है ऊपर तरफ और नीचे तरफ ऐसे प्रोटीन, यानी कि सैंडविच मॉडल आपने पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में। बट सिंगर निकोलसन ने बताया कि प्रोटीन एक्चुअल में 3 लेयर के रूप में नहीं है, वो लेयर बना के नहीं है, बल्कि वो प्रोटीन जो है वो इस लिपिड बाई लेयर में धंसे हुए हैं। धंसे हुए का मतलब क्या? धंसे हुए का मतलब इस प्रकार, प्रोटीन जो है उसमें या तो ऐसे धंसे हुए हैं या तो उसमें अटैच्ड हैं बाहर बाहर से। ठीक है, ये उन्होंने बताया सिंगर निकोलसन ने। बहुत सिंपल पे समझा रहा हूं मैं कि लिपिड बाई लेयर में प्रोटीन जो है, जो रेड कलर से बनाया हूं, क्या है वो? प्रोटीन है, वो धंसे हुए हैं। ठीक है, बाहर की तरफ जो धंसे हुए जो बाहर बाहर आपको दिख रहे हैं मेम्ब्रेन के दोनों, लिपिड बाई लेयर के दोनों साइड में, इस तरफ वाले को वो उसने क्या बोल दिया? पेरिफेरल प्रोटीन बोल दिया, और जो अंदर वो धंसा हुआ था उसे उसने इंटीग्रल प्रोटीन कहा। ठीक है, ये तो था। लेकिन अब मैं आपको एक अच्छे से डिटेल में डायग्राम बताऊंगा कि कैसे, मतलब अपन उसको समझने के लिए, है ना, एक अच्छे से दिखाने के लिए कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन कहाँ पे है, लिपिड कहाँ पे और कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे, उसको बताने के लिए मैं एक डिटेल डायग्राम बनाने वाला हूँ अभी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना, प्रोटीन तो धंसे हुए थे, लेकिन बायो मेम्ब्रेन में तो 3 चीज़ होते हैं जी। क्या क्या होते हैं 3 चीज़ बताइए तो? बायो मेम्ब्रेन में आप 3 चीज़ पढ़ते हो। बायो मेम्ब्रेन में आप कितनी चीज़ पढ़ते हो? 3 चीज़ पढ़ते हो। एक क्या होता है? पहला एक होता है लिपिड बाई लेयर। क्या होता है? लिपिड बाई लेयर होता है। ठीक है, ये तो चलो क्लियर है, दिख गया आपको। दूसरा था प्रोटीन, तो प्रोटीन को भी सिंगर निकोलसन ने बता दिया कि भैया या तो प्रोटीन धंसा हुआ है या तो ऊपर नीचे लिपिड बाई लेयर में अटैच्ड है। चलो, प्रोटीन का भी रोल हो गया। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट भी तो होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बेहतरीन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे पाया जाता है, अंदर तरफ कि बाहर तरफ? याद रखना, अगर ये मेम्ब्रेन के अंदर का तरफ पार्ट है और उस तरफ वाला जो पार्ट है बाहर का तरफ पार्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट बाहर की तरफ मिलेंगे। ठीक है, या तो प्रोटीन से चिपका हुआ मिलेंगे या तो वो लिपिड बाई लेयर से चिपका हुआ मिलेंगे, लिपिड से चिपका हुआ मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट इंडिपेंडेंटली कोई लेयर नहीं बनाया हुआ है या कहीं पे अलग से कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो या तो किसी प्रोटीन से चिपका हुआ होगा या तो लिपिड से चिपका हुआ होगा। अगर प्रोटीन से चिपका हुआ है तो हम उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और यदि वो लिपिड से चिपका हुआ है तो हम उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन में जो आउटलेट है ना, बाहर एक है, बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, तो आउटर लेयर जो होता है लिपिड बाई लेयर का, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसका हम डिटेल डायग्राम देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे एक सेल है, सेल के इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम देखना चाहते हैं मेम्ब्रेन का, तो अपन उसको कैसे बनाएंगे? वास्तव में जो एक झिल्ली जो आप खींच के दिखा रहे हो, जो एक बाउंड्री दिखा रहे हो, वास्तव में एक बाउंड्री में वो लिपिड बाई लेयर होता है
ठीक है, क्या होता है वो, लिपिड बाइलेयर होता है। तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा 11th क्लास में है तो 11th क्लास के बच्चा अगर इसको देख रहा होगा तो उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, नीट के लिए तो है इंपॉर्टेंट। सीधा सी एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल को आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो, तो उनके लिए भी एक तरीका हो जाएगा। हाँ, बनाने तो आना चाहिए आप लोग को, नो डाउट। और जरूरी नहीं कि आप एकदम जो बुक में दिया वैसे ही छापे, ठीक है, थोड़ा बहुत हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही बता सकते हो आप, बिल्कुल अच्छा है, ये समझाने में बहुत ईजी होगा आप लोगों को। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि लाइन लाइन क्या खींच रहा हूँ मैं, है ना। जब मैं आप लोगों को लिपिड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा, वैसे तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। वास्तव में ये एक, अब देखो फिर से देखो डायग्राम को अच्छे डिटेल देखो ना, ये एक सेल है, ठीक। सेल के एक पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट था उसको हमने देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो पता चला है लिपिड बाइलेयर है। क्या है ये वास्तव में, क्या है ये, हम इसे बोलेंगे ये लिपिड बाइलेयर है। क्या है ये, लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। इस लिपिड बाइलेयर का अगर मैं चौड़ाई बताऊं तो ये होगा 35 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी याद रखना है आप लोग को, कितना होता है ये, 35 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ये पहले से ही रॉबर्टसन के टाइम जब मॉडल आया था ना, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उस समय ये कैलकुलेट किया जा चुका था, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया था इसलिए मैंने आप लोग को बताया नहीं था। लेकिन याद रखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 35 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में सिंगर निकोलसन सिर्फ इतना बताया था कि लिपिड बाइलेयर होता है और उसमें प्रोटीन धसे हुए होते हैं, फ्लूइडिटी मेंटेन करती हैं, प्रोटीन जो है वो उसमें ट्रेवल करती हैं। एक पॉइंट जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल का, 2-3 पॉइंट जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया, मैं उसको भी अलग से लिख के आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन अभी आपको दिमाग में ये रखना है कि आप बेस्ट मॉडल पढ़ रहे हो मेम्ब्रेन का, तो उसमें जितने भी मेन पॉइंट होने चाहिए, चाहे वो सिंगर निकोलसन का हो चाहे किसी का भी हो, जो एक्चुअल में जो चल रहा है अभी, एक्चुअल में जो मेम्ब्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लिपिड बाइलेयर का चौड़ाई अगर आपसे पूछेगा तो 35 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, आपको नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी लिपिड बाइलेयर में 2 लेयर तो दिख रहा है आपको, समझ आ गया, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, है ना। और ये हर लेयर में अगर आप देखोगे तो आपको एक ऐसा गोला बनाया हुआ दिख जाएगा मेरे द्वारा, और ऐसे 2 लाइन, गोला 2 लाइन, गोला और 2 लाइन। एक्चुअल में ऐसे क्यों बना रहा हूँ, एक गोला और 2 लाइन, क्या है ये, तो ये गोले जैसे जो बना रहा हूँ वास्तव में वो है एक सिंगल लिपिड, ठीक है। और इस सिंगल लिपिड के स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में जाएं, ठीक है, इस सिंगल लिपिड के स्ट्रक्चर में जाएं तो उसके काम करता हूँ मैं इस तरह बना के समझाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं सिंगल लिपिड की अगर बात करूँ तो इस लिपिड में 2 चीज़ था जी, क्या क्या था, ये था हेड, क्या था ये, इसको बोलते हैं पोलर हेड, क्या था ये, पोलर हेड, ठीक है। और ये जो था वो टेल था, और टेल जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और इसे को और क्या बोल सकते हो, नॉन पोलर टेल। ये कैसा होगा नेचर में, नॉन पोलर होगा। पोलर को और क्या बोल सकता हूँ, हाइड्रोफिलिक, क्या बोल सकता हूँ, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अभी अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ, चूंकि आप अगर आप जाएंगे सिंगर निकोलसन मॉडल में तो उससे पहले ही सब क्लियर हो चुके थे कि लिपिड में क्या है, लिपिड में ये पोलर हेड है, टेल है, ये सब क्लियर हो गया था। बट इसको आपकी किताब में 3 लाइन में ख़त्म कर दिया है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए कि ये सब इन्फॉर्मेशन क्या थी। जैसे अगर मैं सिंगल लिपिड, देखो इन लिपिड के पॉलीमराइजेशन से, सोचिए एक लिपिड के पॉलीमराइजेशन ऐसे आपस में मिल मिलकर, पॉलीमराइजेशन नहीं बोलना चाहिए सॉरी, अटैच होकर सिंगल लिपिड अटैच होकर क्या बना दिए, एक लेयर बना दिए। ऐसे ही नेचर में एक और हुआ, ऐसे ही 2 लेयर, एक और लेयर ऐसे लिपिड का मिलकर क्या बना दिया, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना दिया। आपकी चीज दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी और थोड़ी डिटेल में घुसते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। हम इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड, मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड। अब मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा लिपिड है पाया जाता है, बोलने से क्या बताते हो, फॉस्फोलिपिड है ये, ठीक है। तो इस लिपिड के स्ट्रक्चर में क्यों पोलर हेड है वो भी दिखाता हूँ मैं। देखो
एक्चुअल में लिपिड, सिंपल लिपिड जो होता है ना, वो ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना हुआ है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल के OH, दो OH दिख रहे हैं यहाँ पे, एक OH ये ले रहा हूँ मैं, दूसरा OH ये ले रहा हूँ, उससे फैटी एसिड। अब फैटी एसिड आप जानते हो कि COOH, CH2 केमिस्ट्री है थोड़ा सा, CH2 डैश 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 CH3, एक फैटी एसिड है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फैटी एसिड का COOH ग्रुप और ग्लिसरॉल के OH ग्रुप के साथ क्या होता है, अटैच होता है वहाँ पे, और एस्टर लिंक होता है, एस्टर बॉन्ड बनाता है। केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, COOH और OH किसका है, ये R ग्रुप का है, R ग्रुप का OH, और इस तरफ फंक्शनल ग्रुप का OH है ये। तो फंक्शनल ग्रुप का OH के साथ जब बनता है तो वहाँ पे एस्टर लिंक होता है, और यदि दो R ग्रुप के बीच लिंक होता है तो ईथर लिंक होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप ये, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनने वाला है ना। तो क्या होता है, तो अब मैं इसको अटैच करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, अब ये अटैच हो जाएगा, कैसे होगा, CH2O इसी का था, ठीक है। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि COOH ग्रुप से जुड़ा था, वहाँ से वाटर निकल चुका है, CH2 डैश 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 डैश, आखिरी में CH3, एक फैटी एसिड जुड़ गया। वैसे ही इसके साथ एक और फैटी एसिड जुड़ जाएगा, वो देख लीजिए, वो ये है। और ये कौन से लिंक्ड है, ये एस्टर लिंक्ड है, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। CH2 डैश 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 डैश, मतलब CH2 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 CH3, देखिए दो फैटी एसिड जुड़ गया, ठीक है। और जो बचा OH, इससे मैं जोड़ दे रहा हूँ फॉस्फेट को, ठीक है। इससे कौन लिंक हो गया, फॉस्फेट लिंक हो गया। कैसे लिंक होगा जी, यहाँ पे OH है, ठीक है। फॉस्फेट में आप ऐसे बना सकते हो, O माइनस O माइनस O माइनस, ठीक है। तो इनके बीच रिएक्शन करा के इनको जोड़ दीजिए आप। तो चलो मैं इनको भी जोड़ के दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए, अब मैं इसको भी जोड़ के दिखा। हालांकि मैं बायोमोलिक्यूल्स में एक बार और बताऊंगा आप लोग को, बायोमोलिक्यूल्स जब लिपिड पढ़ेंगे ना तो भी एक बार बताऊंगा, बट यहाँ भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये देखिए, अब ये कैसे हो गया, OP, इस तरफ O, देखिए ये माइनस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आप, अब यहाँ पे मेन खेल यहीं पे है ना, आपको समझना है। यहाँ पे ये जो गोला बनाया हो ना, ये क्या है, इसको समझना। ये गोला एक्चुअल में इसको समझाने के लिए बोल रहा है, वो ये वाला पार्ट है कंप्लीट, ठीक है। कौन सा पार्ट, इस पार्ट को गोला बना दिया। ये जो गोला दिख रहा है ना, वो वास्तव में ग्लिसरॉल और उसके साथ जो फॉस्फेट ग्रुप था जुड़ा हुआ, उसको दिखा रहा है। और ये जो दो तो चैन दिख रहा है, ये लंबा सा टेल जो लिखा है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल लिखा रहता है, ठीक है। ये जो टेल है ना, वो यही है, ये है, ये देखो, एक और ये दूसरा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं उसको कैसे बना दिया, एक गोल और एक ऐसे दो लाइन में। वास्तव में वो ये क्या डिनोट करता है, एक गोला और जो दो लाइन दिख रहा है क्या डिनोट करता है, ये हेड रीजन को बताता है और ये टेल रीजन को। ये वही हेड है जिसमें ग्लिसरॉल का मेजर पार्ट और उसमें फॉस्फेट ग्रुप था, और जो ये टेल वाला जो पार्ट है वास्तव वहाँ पे क्या है, फैटी एसिड है। ऐसे आपको डिटेल में आप चीज़ों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये पार्ट का जो इन्फॉर्मेशन है ये आप जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा, ठीक है। आदमी इसको अक्सर भूलता है ना, कंफ्यूज हो जाता है कि गोला क्यों बनाया है। अब नहीं होना है आप लोगों को, अब ये एक चीज़ आप लोगों के लिए बढ़िया एक्सप्लेन किया जा चुका है। हाँ, अब मैं बताता हूँ आगे और बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ कवर करना है अपने को, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया था कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था क्या चीज़, कि यहाँ पे एक सिंगल लिपिड है जिसमें होगा हेड, ये आपको याद रखना ही रखना है कुछ भी हो जाए, और ये है टेल, ठीक है। हेड जो होता है कैसा होता है, तो आप उसको बताते हो कि ये हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक के अलावा और क्या बोल सकता हूँ मैं, पोलर, ठीक है। टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। और क्या बोलूँगा इसे, नॉन पोलर होता है। ये लिख दिया मैं, ये आपके नॉलेज के लिए बढ़िया मस्त रख दिया हूँ मैं। अब बात आता है, चलो लिपिड बाइलर का तो हो गया, ठीक है। इस तरफ के पार्ट को, जैसे लिपिड का जो ये आउटर है, आउटर पार्ट, ठीक है, आउटर पार्ट जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे, या आउटर पार्ट, आउटर साइड वाले को क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बोलेंगे, ठीक है। या फिर हम इसे नॉन साइटोप्लाज्मिक डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है, नॉन साइटोप्लाज्मिक डोमेन भी बोल सकते हैं,
ठीक है। और यदि मैं बात करूंगा अंदर तरफ का, यानी कि यहां से लेके इस तरह वाला लेयर का, ठीक है, तो इस तरह वाला जो लेयर है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक डोमेन। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक डोमेन। और क्या बोल सकते हैं हम इसे, हम और क्या कह सकते हैं इसे? इनर, ठीक, जैसे वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन था तो वो इनर सेलुलर डोमेन भी बोल सकते हो आप, ठीक, इनर सेलुलर डोमेन। अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों बता रहा हूं मैं, है ना? देखो ये टर्म्स हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक में ना मिले, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंपली बताया है कि लिपिड बाय लेयर है, उसमें प्रोटीन जो है वो धसे धसे हैं, ठीक है, या तो धसे हुए हैं या तो बाहर बाहर से चिपके हुए हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बाहर की तरफ चिपका हुआ है। लेकिन ये बाहर की तरफ क्या है, तब आप लोगों को टर्म्स पूछा जा सकता है, और उस समय दिमाग में अगर क्लिक नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जैसे कि पूछ दिया कि कार्बोहाइड्रेट किस डोमेन में पाया जाता है, हो सकता है वो बताएगा कि मेम्ब्रेन के बाहर तरफ वाले को एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कहते हैं और अंदर साइड वाले को साइटोप्लाज्मिक या फिर इनर सेलुलर डोमेन कहते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे, आप कैसे याद रखोगे? जब आप पढ़े होगे तब याद रखोगे ना। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर यहाँ से दे तो वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर चीज एनसीईआरटी बुक में आपको दिया जाए। अब देखते हैं, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो मेन था उसको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो यहाँ तो धसे हुए होते हैं, तो देखो एक धसा हुआ प्रोटीन बना दिया मैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन को पूरा आर पार, लिपिड बाइलेयर को पूरा आर पार किया हुआ है, ठीक है, पूरा पार दिख रहा होगा। ये एक धसा हुआ एक प्रोटीन है। ऐसे मेम्ब्रेन बहुत सारे हैं, मैं एक ही दो बस दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनका फंक्शन अलग होता है। देखो इनका फंक्शन अलग है, और एक और मेम्ब्रेन प्रोटीन बना रहा हूं, उसको भी देखिएगा, उसका फंक्शन भी अलग है। जैसे कि मैं ये एक बनाया यहाँ पे, देखिए ये भी एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जितने रेड कलर से बना रहा हूँ मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसका फंक्शन अलग है। या फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कोई अटैच्ड प्रोटीन है, अटैच, छोटा छोटा चिपका हुआ बाहर बाहर, बहुत जगह होगा ना, मैं एक ही जगह पे दिखा दे रहा हूँ, एक यहाँ पे दिखा देता हूँ और एक चलो यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। देखो ये चिपका हुआ एक प्रोटीन आपको अलग से दिख गया होगा, जो नीचे की तरफ चिपका हुआ है, यहाँ तो ऊपर की ओर चिपका हुआ है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने इस प्रोटीन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पे हो सकता है जी? तो मैं यही चीज़ बताया था, ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है कि वो लिपिड से चिपका हुआ हो, और वो ओलिगोसैकेराइड होता है, याद रखना, कभी भी पॉलीसैकेराइड नहीं होगा, ठीक है। मतलब कुछ संख्या यानी कि 2 से अधिक शुगर का चयन हो सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है कि वो प्रोटीन से चिपका हुआ हो, ठीक है। अब मैं इन सबका नाम लिख दे रहा हूं और समझा दे रहा हूं, फंक्शन भी बता दूंगा। ये वाला जो बाहर बाहर से चिपके हुए थे प्रोटीन, इसको हमने बोला था पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन कहा था। इसको और क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। एक्स्ट्रा मतलब बाहर से चिपका हुआ, इसलिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इस वाले प्रोटीन को और ये दोनों प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे, बट दोनों का यहाँ पे फंक्शन बेस पे नाम अलग अलग होने वाला है, ठीक है। हालांकि अभी मैं एक साथ बता दे रहा हूँ, ये दोनों क्या थे? इंटीग्रल प्रोटीन थे। इसे और क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में पूरा आर पार धसा हुआ हो, आर पार उसको पूरा मेम्ब्रेन को पार किया हुआ हो, उसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये चीज है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये तो हो गया। अब कुल मिला के आपके पास बाय मेम्ब्रेन में सिर्फ 3 चीज था। लिपिड बाइलेयर वो भी देख डाले आप, अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोग को। प्रोटीन वो भी समझ आ गया होगा, कैसे कैसे प्रोटीन है और कौन कौन से हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट भी आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ बताऊंगा, थोड़ा उसको यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको थ्योरी में मैं नहीं लिखाऊंगा, आप उसको नोट कर लेना। जैसे कि मैं बोला पेरिफेरल या फिर एक्सटेंसिव प्रोटीन, तो बच्चों इसका फंक्शन क्या क्या होता होगा, किस लिए मेम्ब्रेन में है ये, ठीक है। देखिए अगर वो बाहर तरफ है तो डेफिनेटली वो
क्या काम करने वाला है, वो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। अगर वो अंदर की तरफ है तो भी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने वाला है। तो मैं एक फंक्शन हो सकता है कि वो क्या प्रोवाइड करा रहा हो, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा हो, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा हो, उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन कर रहा हो। ठीक है। इसके अलावा दूसरा चीज अगर मैं बात करूं कि अगर अंदर के साइड है, अंदर के साइड है ये, ठीक है, तो ये कोई एंजाइम की भांति भी कार्य कर सकता है। ठीक है। तो अगला फंक्शन क्या हो सकता है, ये कोई एंजाइम की भांति कार्य कर रहा हो। ठीक है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के साथ साथ एक्सटेंसिव प्रोटीन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एंजाइम की भांति कार्य कर रहा हो। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रोटीन की, सॉरी इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन की बात करेंगे ये, तो इसमें भी आप दो चीज देख रहे होंगे, एक ये बड़ा वाला गोला देख लीजिए और एक ये वाला जो बनाया हूं मैं। ठीक है। दो चीज आप देख पा रहे होंगे, दोनों का फंक्शन यहाँ पे बेटा अलग अलग होने वाला है। ठीक है। ये वाला जो था, ये वाला जो प्रोटीन था, इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है, हम इसको मिटा रहा हूं, आप लोग डायग्राम को अलग से और बनाइएगा। जैसे ये बना लिए तो आप लोग को नोट्स कैसे बनाना है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, अलग से आप लिख लेंगे एक्सटेंसिव प्रोटीन का अलग फंक्शन लिख लेना, उसके बाद इंट्रिंसिक प्रोटीन में दो भाग डिवाइड कर देना, एक इसका और एक इसका। ठीक है। अब इसको हम फंक्शन के फॉर्म पे कैसे लिखेंगे तो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। देखो, अगर हम इस प्रोटीन की बात करेंगे तो ये ट्रांसपोर्टिंग का काम कर सकता है, ये ट्रांसपोर्टर हो सकता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टर हो सकता है, फंक्शन बेस पे बता रहा हूं ना, याद रखना, फंक्शन ट्रांसपोर्टर हो सकता है। दूसरा, ये कोई एंजाइम की भांति भी कार्य कर सकता है। तो देखो, आपके दिमाग में ये चीज ला लो आप कि एंजाइम से साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, एंजाइम मेम्ब्रेन बॉन्ड भी हो सकता है। दिमाग में आपको ये चीज रखना है। ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड भी एंजाइम हो सकते हैं, मेम्ब्रेन में आप पढ़ते हो, साइटोप्लाज्म में तो है ही एंजाइम। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। तो अब इसमें सब बचा सवाल ट्रांसपोर्ट, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है तो आप पढ़ोगे कि ये जो प्रोटीन बनाया हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दो पढ़ते हो आप, चैनल और कैरियर, मैं उसके ऊपर समझाऊंगा, डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप अभी यहीं पे रुक जाइए, आपके दिमाग में होना चाहिए ट्रांसपोर्टर है, रोल खत्म। ठीक है। अब इसके अलावा क्या, इसके अलावा आप पढ़े कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तो कौन सा जगह पे पाया जाता है। देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में है ये, कहाँ पे है ये, अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ पर है ये, ठीक है, कहाँ पर है ये, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में है ये। ठीक है। आपसे पूछेगा किस रूप में है, किस फॉर्म में है, ठीक है, तब आप क्या बताओगे, मैं बोल रहा हूं आपसे पूछा जाए कि किस फॉर्म में है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे पहला आंसर होगा ग्लाइकोलिपिड के रूप में हो सकता है वो। देख लीजिए, अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच है तो मैं इसे बोलूंगा ग्लाइकोलिपिड, और दूसरा ग्लाइको प्रोटीन। ये किस केस में बोलूंगा मैं, किस केस में बोलूंगा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जब वो कोई प्रोटीन से अटैच हो। देखो, ये प्रोटीन से अटैच है, यहाँ पे अटैच है कि नहीं कार्बोहाइड्रेट आपका, तो इस केस में वो किस रूप में होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आप बताते हो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, और किस डोमेन में पाया जाता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में पाया जाता है। ठीक है। अब इसका भी रोल खत्म हो गया है ना। अब यहाँ पे फ्लूइड बजाय मॉडल का फिर से आपको एक सारांश दे दूं। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि लिपिड बाई लेयर में वास्तव में प्रोटीन कोई लेयर नहीं है, बल्कि प्रोटीन उसमें धंसा हुआ है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट जो थे वो बाहर की तरफ या तो ग्लाइकोलिपिड या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में अटैच्ड मिल जाएंगे, ना कि अंदर के तरफ। अंदर मतलब साइटोप्लाज्म एरिया पे नहीं है, बाहर तरफ है, ये बताया। साथ में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाता है, जिसे बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं, मैं जरा वो भी बता देता हूँ। ठीक है। वो चीज़ ये है कि मेम्ब्रेन की नेचर के बारे में बताया थोड़ा सा, जैसे क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विथ इन ओवरऑल बाय लेयर एंड प्रोवाइड एबिलिटी to move within the membrane
इज मेजर एज इट्स फ्लूइडिटी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसी है। अगर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा होगा तो जो प्रोटीन है वास्तव में क्वासी फ्लूइड नेचर, यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि जो उसमें प्रोटीन जो होता है ना उसमें मतलब वो थोड़ा सा कैसा लचीला है, वहाँ पे प्रोटीन का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं, हालांकि एनसीईआरटी में यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन के लिए रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन लिपिड में भी मूवमेंट होता है। मैं आप लोग को बताऊंगा। हायर क्लासेस में आप लोग के लिए उतना काम का नहीं है। हायर क्लासेस में अगर आप पढ़ेंगे, आपके कोई होंगे घर में बड़े तो उनसे पूछेगा, बताएंगे वो कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट मेम्ब्रेन से रिलेटेड पढ़ते हैं जिसमें पता चलता है कि लिपिड में भी मूवमेंट होता है। तो वो आप लोगों के लिए उतना काम का नहीं है, बट मैं हल्का सी बता दूंगा। पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद मेम्ब्रेन, अच्छा उसके जो एबिलिटी है उसको हम किससे चेक करेंगे, तो हम उस कैसे पता करते हैं, उसकी फ्लूइडिटी कितनी फ्लूइडिटी है उसके हिसाब से हम बताते हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ। अगर आप बोलेंगे मेम्ब्रेन फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है, तो जो फ्लूइड नेचर जो आप बता रहे हो मेम्ब्रेन का, तो उसमें जो फ्लूइडिटी होती है, सॉरी फ्लूइड नेचर नहीं, फ्लूइडिटी जो उसमें होती है, तरलता कुछ बोलते हैं उस दिंदे में आप लोग। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वहां पे क्यों इंपॉर्टेंट है वो। सोचिए कि अगर मेम्ब्रेन एकदम हार्ड होके बाउंड्री होता तो वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कैसे अपना कुछ इंपॉर्टेंट जो भी उनके एलिमेंट्स या फिर कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल है उसका आदान प्रदान कैसे करेगा, खुद सोचिए आप। तो इसलिए थोड़ा फ्लूइडिटी तो उसमें होती है ताकि कुछ चीज़ों का आदान प्रदान हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। इसके अलावा अगर सेल बड़ा होगा तो मेम्ब्रेन फट नहीं जाएगा, अगर वो हार्ड होगा तो। ठीक है, तो ग्रोथ होगा तो बाकायदा वहाँ पे साथ में मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होने के कारण वो थोड़ा सा फैलेगा भी, और बाद में लिपिड ऐड होता रहता है, बात अलग है। ठीक है, फैलेगा भी। तो आप क्या देखेंगे उसमें क्या क्या मिलेगा, सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इनर सेलर जंक्शन। आप सेल जंक्शन पढ़ते हो सेल में, ठीक, एनिमल टिश्यू वाले जब पार्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है सेलर जंक्शन। जंक्शन बनना है तो अरे आप खुद सोचिए, जंक्शन का मतलब है दो सेल के बीच में, जैसे कि यहाँ पे एक सेल तो दूसरा सेल, तो इसके बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, या तो बहुत हार्ड हो जाएगा या तो ऐसा होगा कि उनके बीच इधर से इधर कुछ ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जंक्शन में। तो इनका फॉर्मेशन भी कौन करवाने वाला है, मेम्ब्रेन करवाने वाला है। तो बिल्कुल वो जो फ्लूइड नेचर है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद सिक्रीशन, मैं जैसे कि बताया कि प्रोटीन से बना हुआ जंक्शन है मान लो, तो भाई ये सेल को सिक्रीट करेगा तब तो जंक्शन बनेगा ना, तो सिक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ सेल के अंदर जो घुसता है, जैसे कि मैं आपको एक बार यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। इंडोसाइटोसिस का मतलब ये बोल रहा है जैसे कोई सेल है, ठीक, जैसे मान लीजिए WBC सेल है, ठीक है, WBC सेल है कोई। अब यहाँ पे कोई बैक्टीरियल पार्टिकल है, ठीक है, बैक्टीरिया है ना, सेल क्या करेगा उसको, फैगोसाइटोसिस क्या करता है, खा लेता है उसको। तो ये मेम्ब्रेन अगर फ्लूइड उसमें फ्लूइडिटी नहीं होती तो मेम्ब्रेन में ऐसा कैसे हो सकता था बताइए। ठीक, मेम्ब्रेन में ये अब जो देख रहे हैं ये जो ऐसा सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर लाइक अमीबा में जैसा बनता है वैसा एक पकड़ने वाला स्ट्रक्चर जो बनता है कैसे बनता है, हाँ, अगर नहीं होता तो। समझ आ रहा है ना बात। हालांकि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन था, अंदर इस सेल के अंदर जो प्रोटीन के फिलामेंट है वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफैब्रिल्स, वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी नहीं होगा तो उस फिलामेंट से क्या होगा बताओ। तो मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होने से एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ हुआ कि वो इस बैक्टीरिया को कैप्चर कर सकता है। ठीक है, और जब ये कैप्चर कर लेता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, देखो इस प्रकार से इंडोसाइटोसिस। अब ये एक वेसिकल्स के अंदर आ गया। समझ आ रहा है ना बात। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग बस ऐसे देख लीजिए, ये इंडोसाइटोसिस था। ठीक है, सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बाहर निकले, तो ये सिक्रीशन हो गया। ये सिक्रीशन आप जानते हो कि मेम्ब्रेन से हर कोई आर पार होके नहीं जा सकता, वो एक विशेष मॉलिक्यूल ही होगा जो मेम्ब्रेन को डायरेक्ट पार कर सकता है। विशेष मतलब क्या, जो सीधी सी बात है, जो फैट सॉल्युबल होगा वो मेम्ब्रेन को पार करके जा सकता है, और जो फैट सॉल्युबल नहीं है जैसे कि चार्ज पार्टिकल वो मेम्ब्रेन को पार करके नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वेसिकल्स के फॉर्म में फ्यूज होकर निकलता है कोई चीज़, जैसे वेसिकल है ये, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने से क्या हो जाएगा, जिस वेसिकल के अंदर जो भी पार्टिकल था,
जो उसको हम भेजना था वो सेल से बाहर चला जाएगा। ऐसे ही होता है सिक्रीशन, ये सिक्रीशन है एक प्रकार से। समझ आ रहा है ना बात? कोई चीज़ का अंदर आना एंडोसाइटोसिस और कोई चीज़ का बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? किसी पार्ट को इनगल्फिंग करने के लिए और किसी पार्ट को बाहर निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट था। बाकी सब चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बात करूंगा अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन की, तो फंक्शन में अभी आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन से, एक सेपरेट टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है, वो प्रोटोप्लाज्म पर कवर किया हुआ है। और बाहर के इन्वायरमेंट जैसा है। तो और एक फंक्शन क्या बता सकता हूं मैं, एक फंक्शन ये बता सकते हैं कि मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने का काम भी करता है, ठीक है। इसके अलावा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन अभी आपको जो बेसिक था, जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, वो मैंने आप लोग को बताया अभी यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे, अब हम आगे फ्लूइड मैकेनिक मॉडल तो समझो हो गया बेटा, खत्म है ना। अब आपको मेन चीज बताने वाला हूं मैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक मॉडल में जैसे आप क्या देखे थे, आप देखे थे कि ये जो प्रोटीन था, ठीक है, और ये प्रोटीन था, ये क्या है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो प्रोटीन था उसका फंक्शन तो मैंने बता दिया था कि ये ट्रांसपोर्टर था। ये वाला जो प्रोटीन है वो एक रिसेप्टर है। क्या है वो? रिसेप्टर, ठीक है। तो इन लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि इन प्रोटीन का क्या क्या रोल हो सकता है, क्या क्या फंक्शन हो सकता है। रिसेप्टर का मतलब ये कि ये कोई ट्रांसपोर्टिंग का काम नहीं करने वाला है, लेकिन कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स से बाइंड करके सेल को सिग्नल देने का काम जरूर कर सकता है, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे बाइंड किया तो ये जो रिसेप्टर का जो टेल होगा वो एक सिग्नल देगा सेल को, ठीक है। तो ये काम हो सकता है इसका। तो ऐसे आप देखेंगे तो अलग अलग फंक्शन आपको मिलेंगे, है ना। अब मैं मेन चीज़ों को बताऊंगा, जैसे यहाँ पे मेन है ट्रांसपोर्टिंग वाला पार्ट, तो मैं इनको आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का, किसका? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक है। तो आपके बुक में दो टर्म्स आपको मिल जाएंगे, एक कैरियर और दूसरा चैनल, ठीक है। देखिए ये जो प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करवाते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पढ़ लेते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम कैरियर की, तो देखिए चैनल और कैरियर में क्या डिफरेंस आने वाला है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जो आप पढ़े थे ना, जितने भी ये चैनल है और कैरियर हैं वास्तव में नेचर में किस प्रकार का प्रोटीन है? मेम्ब्रेन में इंट्रिंसिक प्रोटीन है। समझ आ रहा है ना? आप लोगों को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो पढ़ाया था ना मैं, उसी में आ रहा है ये, है ना। अब क्यों इनकी जरूरत है, जरा ये भी देख लेते हैं। अगर आप मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जब पढ़ोगे, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा इसको सेपरेटली, तो आपको पता चलेगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी तो पार करके जा सकता है, और कुछ धीरे बहुत धीरे गति से कुछ अनचार्ज, जिसमें कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, वो भी मॉलिक्यूल जा सकता है, पानी जा सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जा सकता है। लेकिन अगर जब आप देखेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, इन लोग मेम्ब्रेन को पार करके नहीं जा सकते। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, है कि नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी आयन और ऐसे अमीनो एसिड जो चार्ज होते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या वो सेल नहीं लेगा? सोचिए, सेल नहीं लेगा वो। अगर अमीनो एसिड नहीं आएगा तो प्रोटीन कैसे बनाएगा? आप पढ़े हो ना कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड की जरूरत होगी। अरे भाई, प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड का, तो सेल को जब तक अमीनो एसिड मिलेगा नहीं, प्रोटीन बनाएगा कैसे? डॉक्टर आपको बोलता है प्रोटीन खाइए, आपकी प्रोटीन की कमी है, ये वो। डॉक्टर को आपको ऐसे बताना पड़ता है, आपको रिक्वायरमेंट है अमीनो एसिड की, ठीक है। आपको क्या चाहिए होता है? अमीनो एसिड चाहिए होता है। डाइजेस्ट होगा खाना, प्रोटीन खाते हो ना, वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो अमीनो एसिड है, डाइपेप्टाइड है, वो आपको बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, और वास्तव में आपका जो सेल है वो आपकी रिक्वायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। जब आपकी बॉडी में कमी होती है प्रोटीन की, तो आप बाहर से प्रोटीन इसलिए खाते हैं ताकि आपको वहां से अमीनो एसिड मिले। बाकी प्रोटीन बिल्डर आपकी बॉडी खुद है, आपका खुद का सेल प्रोटीन बनाने वाला है।
यानी सेल अपना मैक्सिमम फंक्शन खुद करने वाला, डिपेंडेंट नहीं है वो किसी पे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सेल को जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए बाहर से आ रहा होगा, कैसे आ जाएगा? चार्ज पार्टिकल तो जा ही नहीं सकता है, ठीक है। फैट सॉल्युबल चीज चला जाता है। अगर हम फैट सॉल्युबल चीज की बात करेंगे वो चला जाएगा, ठीक है। तो जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। समझ आया मेरी बात? तो ये जो नहीं जा पा रहे थे उनके लिए बकायदा एक प्रोटीन का चैनल होगा या कैरियर होगा, और उसके थ्रू ये चार्ज पार्टिकल जो है वो, जैसे सोडियम प्लस हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, इन सब चार्ज पार्टिकल जो हैं ये जाएंगे। लेकिन इन सब का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एक तो चैनल और कैरियर बना दिए, वहीं सोडियम भी जा रहा है, वहीं पोटेशियम भी जा रहा है, वहीं क्लोरीन भी जा रहा है, सब वहीं से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग चैनल, अपना अलग अलग ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। किसी किसी केस में 2 लोग एक साथ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज पार्ट को मैं भी देखेंगे, एक एक करके स्टेप वाइज देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जहाँ से होकर कोई चार्ज पार्टिकल या फिर बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब जो मेम्ब्रेन को पार कर नहीं जा सक रहा था, वो वहाँ से चले जा सकते हैं। मैक्रो मतलब बहुत बड़ा मैक्रो नहीं होना चाहिए, कोई पॉलीसैकेराइड नहीं जाने वाला है, कोई बड़ा प्रोटीन नहीं जाने वाला है। कुछ डाइपेप्टाइड्स हो सकते हैं, कुछ सैकेराइड्स हो सकते, ग्लूकोज हो सकते हैं, फ्रक्टोज हो सकते हैं, ठीक, कुछ आयनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है ना मेम्ब्रेन को पार करके किसके थ्रू जाएंगे? कैरियर या फिर चैनल के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो याद रखना है मैं बता दे रहा हूँ। देखो, कैरियर जो होगा, ठीक है, मैं वहाँ पे एक मेन ट्रांसपोर्टिंग वाला डायग्राम बनाऊंगा तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर भी मेन पॉइंट में बता दे रहा हूँ मैं, कैरियर हमेशा, ठीक है, हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं करवाता। कैरियर आपको 2 ट्रांसपोर्ट में मिल जाएंगे, एक एक्टिव भी मिलेगा ये, और एक पैसिव भी मिलेगा, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करवाता है और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कराता है। तो एक्टिव पैसिव दोनों कराता है। चैनल आपको हमेशा मिलेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में। आपके दिमाग में आ रहा होगा एक्टिव पैसिव क्या है, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन से बात करूं, देखो ये तो समझ आ गई कैरियर और चैनल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फिर भी आपको बता दूं कि चैनल में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो फास्ट होता है। किसके कंपेयर में? कैरियर के रिस्पेक्ट में। कैरियर में ट्रांसपोर्टेशन एज कंपेयर चैनल के स्लो होता है, ठीक है। चैनल जो होगा वो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन करवाता है एज कंपेयर कैरियर के। ये एक आपके पास पॉइंट है ना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सीधा सीधा, है ना, कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, चैनल और कैरियर का रोल क्या क्या होने वाला है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन का क्या क्या फॉर्म आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब एक चीज़ और बताऊंगा मैं, उसको भी एक बार यहीं पे देख लीजिएगा ताकि वो पार्ट जो आपको थोड़ा क्लियर रहे। क्या? जैसे मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जी, 1 2 और यहाँ पे 3 में मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बनाया हुआ हूँ, ठीक है। थोड़ा देखिएगा जो बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर ये कोई मॉलिक्यूल्स एक हो, ठीक है, एक डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करवा रहा है, तो मैं इसे बोलूँगा यूनिपोर्टर। क्या बोलूँगा मैं इसे? यूनिपोर्टर। चाहे वो अंदर कराए चाहे बाहर कराए, मुझे इससे मतलब नहीं है, वो यूनिपोर्टर कहलाएगा, ठीक है। कौन सा प्रोटीन यूनिपोर्टर कहलाएगा? ये वाला प्रोटीन, ये जो प्रोटीन देख रहे हो ना आप, ये है यूनिपोर्टर, ठीक है। ट्रांसपोर्टर का 3 टाइप में पहला यूनिपोर्टर, दूसरा होगा सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर, ठीक है। सिम्पोर्टर क्या होगा? जो प्रोटीन मॉलिक्यूल एक नहीं 2 को सेम डायरेक्शन में क्या करवा रहा हो, ट्रैवल करा रहा हो, उसको ट्रांसपोर्ट करा रहा हो, तो ये होगा सिम्पोर्टर। और एक होगा एंटीपोर्टर, जो एक को अंदर और एक को बाहर। अगर एक अंदर आ रहा है तो एक बाहर जा रहा है। ये तीसरा टाइप का ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? एंटीपोर्टर,
अब आप सोच रहे हो कि सर तो मेम्ब्रेन में नहीं है, तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 4th यूनिट 11वीं का 4th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशनशिप वाला, तो जब वो पहले चैप्टर में आप देखेंगे ना ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में तो पढ़ ही रहे थे हम लोग, तो मैं सोचा आप लोग यहीं पे सारा चीज़ क्लियर करा दूं, क्योंकि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट मेम्ब्रेन में ख़त्म करो। ठीक है, उसको अलग से और क्यों पढ़ोगे आप, मैं बताते जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे है वो। देखो मैं अभी जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो आपको मेम्ब्रेन में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में कहाँ कहाँ मिलेगा ये बता रहा हूँ। पहला प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर जिसमें आप पढ़ते हो जो वाटर और प्लांट का रिलेशनशिप, कैसे मतलब पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और वो जो मैकेनिज्म का फिजियोलॉजी का जो पहला पार्ट है ना, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप वाले पार्ट में मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ भी मिल जाएगा, उस चैप्टर में आपको मिलेंगे। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट वहाँ भी मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, देखिए ये चीज़ जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो इतना क्लियर होना चाहिए कि आदमी बॉटनी पढ़े तो बन जाए, जूलॉजी पढ़े तो बन जाए, मतलब हर जगह पे घूम फिर के आने वाला है। ठीक है, अगर आप जूलॉजी के पार्ट में एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो जैसी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो लास्ट में एब्जॉर्प्शन पढ़ते हो, वहाँ भी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। सोडियम और अमीनो एसिड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है करके क्वेश्चन, मतलब कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आप देख लेना, क्वेश्चन आपको 2011-12 के पेपर में मिल जाएंगे नेट में। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव होता है कि पैसिव होता है, वो आपको एग्जाम्पल के साथ मिलेगा। आपको एग्जाम्पल याद करना है वहाँ पे, लेकिन आपको पहले मैं आपको क्या चीज़ क्लियर कराऊंगा कि इसको अपने को पढ़ना कैसे है, मालूम कैसे करना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। इसके अलावा और कहाँ मिलेगा वो, इसके बाद वो एक छोटा सा एक है क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, जो आप पढ़ते हो रेस्पिरेटरी मतलब गैस एक्सचेंज मैकेनिज्म वाले पार्ट में पढ़ोगे आप, वो भी एनिमल फिजियोलॉजी में। उसके बाद जब आप ब्रेन वाला पार्ट पढ़ते हो चैप्टर, तो उसमें न्यूरॉन्स स्टार्ट में न्यूरॉन का पढ़ते हो, इम्पल्स का कंडक्शन पढ़ते हो आप। ठीक है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है चैनल का और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का। उसके बिना तो आप पढ़ ही समझ ही नहीं आएगा कि न्यूरॉन्स में इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा कैसे। समझ आ रहा है ना मेरी बात, साइटॉन से लेके पूरा एक्सॉन के एंड तक कैसे वो इम्पल्स पहुंचा, ये तभी समझ आएगा जब आप लोगों को मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो क्लियर होगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे ये आएंगे और मैं क्या करूँगा सारा एग्जाम्पल आप लोगों को आज बता भी दूंगा यहीं पे। इसके अलावा जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो बायोमॉलिक्यूल्स में एक जगह पे GLUT4 करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब GLUT4 करके टेबल में लिखा हुआ है और वो नीट में 2 बार एग्जाम में आ गया पिछले 2-3 सालों में। ठीक है, तो वो मालूम होना चाहिए आप लोगों को GLUT4 क्या था, एक्चुअल में है क्या, ग्लूट है क्या, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ना, तो यही पढ़ लो ना, दिमाग में क्लियर रहेगा, हाँ ये पढ़ा हुआ चीज़ है करके। ठीक, अक्वापोरिन मिलेगा, पोरिन मिलेगा, ऐसे प्रोटीन्स के नाम मिलेंगे जो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलने वाले, लेकिन है सबका काम क्या, ट्रांसपोर्टिंग का। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसका एक ही जगह पे पढ़ लो ताकि पूरा पिक्चर क्लियर रहे, प्लस इसका कॉन्सेप्ट अच्छा समझ जाओ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो पैसिव करेगा कि एक्टिव करेगा, किस टाइप से ट्रांसपोर्टिंग करने वाला है, ये सारा चीज़ आप एक जगह पे समझ जाओ ताकि सारा चीज़ जहाँ भी एनसीईआरटी बुक खोले कहीं भी दिख गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिमाग में आ जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अच्छा इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। तो अब वही पार्ट को मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये कैसे मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है, अच्छे से देखिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में पढ़ना है तो पहली बात ये चीज़ क्लियर होना चाहिए बच्चों कि मेम्ब्रेन जो होता है ना वो कैसा होता है, वो सेलेक्टिव परमिबल होता है, ना कि सेमी परमिबल, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चयनित पारगम्य बोलेंगे। ठीक है, चयनित पारगम्य होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको लिपिड बाइलेयर बोलेगा, लिपिड बाइलेयर, तो लिपिड बाइलेयर होता है सेमी परमिएबल। ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर कैसा होता है बोला हमें, सेमी परमिएबल होता है और पूरा टोटल बायोमेम्ब्रेन की बात करेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन की बात करेगा तो मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है ना कि सेमी परमिएबल होता है। बहुत सारी गलतियां बच्चे यहाँ पे करते हैं।
ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो ब्लू कलर से जो बना हुआ है वो लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, मान लेते हैं। हालांकि आप जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, लेकिन आप ये भी जानते हो ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन धंसे हुए रहते हैं, है ना। तो मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर मान ली लिपिड बाइलेयर ब्लू कलर से दिख रहा है मेम्ब्रेन का, तो यार यहाँ से कौन कौन जा सकता है, यहाँ से कौन कौन जा सकता है, देखो पानी जा सकता है, ठीक है, फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल जा सकता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जा सकते हैं। ये सब मेम्ब्रेन को पार करके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बात करूंगा चार्ज पार्टिकल की, जैसे मान लेता हूं ए माइनस कोई पार्टिकल है, बी पॉजिटिव कोई है, कोई भी आयन है, ले लेते हैं सी माइनस कोई भी, है ना। तो ये मेम्ब्रेन को पार करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, क्या व्यवस्था है इनके लिए, मान ली बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, मान लेते हैं बहुत एसेंशियल मॉलिक्यूल है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है भाई, तो ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से जाते हैं। देखिए अब ये मेम्ब्रेन में धंसा हुआ प्रोटीन रेड कलर से बना रहा हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से देखिएगा, समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये यहां से जाने वाला है ना। अब बात ये आता है, आप एक काम कीजिए, आप एक चीज खुद दिमाग में रखिएगा, आपको पूरा चीजें क्लियर, पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। आप जहां भी बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, क्या वो एक रूम है, क्या वो एक रूम है, सोचिए। अगर आप रूम में बैठे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा समझना, ठीक है। अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो क्या आप इस रूम से जब बाहर जाते हैं, ये रूम किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है, वैसे आपका सेल भी एक लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। जब आपको उस रूम से बाहर जाना है तो क्या आप ईंट को तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे, तोड़ के सीधा बाहर चले जाएंगे और डायरेक्ट आ जाएंगे, सोचिए एक बार, नहीं ना। तो आप कैसे जाएंगे, आपके लिए बाकायदा एक दरवाजा होगा, आप दरवाजा खोलोगे, दरवाजा से जाओगे, ठीक है। मान लो आपके घर में रोशनी आने के लिए एक रोशनदान बना हुआ है, ऐसा तो नहीं कि ईंट को पार करके रोशनी कहीं भी आ जा रहा है, सिर्फ अपने नॉर्मल जो आप जहां बैठे हैं आप उसी के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, समझ आ जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार आपके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। आपके घर में जो मेन गेट था वो आपके अंदर आने जाने के लिए था, ना कि गाय और बैल लोग के आने के लिए था, ठीक है। वो चिड़िया के आने के लिए नहीं है, ठीक है। चिड़िया तो अपने स्वतंत्र कहीं से भी आ जा सकता है वो, है ना। लेकिन आपके लिए कौन सा था, आपके आने जाने के लिए तो एक विशेष दरवाजा ही है। तो वैसे ही सेल में भी बहुत सारे आयन और चार्ज पार्टिकल्स जो मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को पार करके नहीं जा सकते, उनके लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं और वो वहीं से जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखना है कि जाएंगे कैसे। मान लेता हूं कि आप जैसे ए माइनस का एग्जांपल लिया था मैं, तो ए माइनस के रिस्पेक्टिव बता रहे, जैसे ए माइनस हायर कॉन्सेंट्रेशन में, देखो मैं ये ऐसा चीज बनाऊंगा, आप केमिस्ट्री वाले बच्चे हो, आप खुद जानते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने वाला है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, इसका मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन हुआ, ठीक है। अगर मैं ये बॉक्स ऐसे बना रहा हूं, मतलब ये भी क्या है, किसी चीज के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, और इसको ऐसे बना रहा हूं, मतलब ये क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो एक बार मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना, हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं ऐसा डिनोट करूंगा, ठीक है। आप नोट करके रखे रहिए इसको, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अब देखिए, अब ए वाला मान लेते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, और इस तरफ ए माइनस का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये इसको पार करके जाएगा, ठीक है। अब समझना मेरी बात, अगर ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है तो ये प्रोसेस हमेशा क्या होगा, पेसिव प्रोसेस होगा, ठीक है। क्या होगा, पेसिव प्रोसेस होगा। तो मैं इसको चैनल और कैरियर के रिजल्ट पर बताने वाला हूं, ठीक है। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं, अब मान लेता हूं मैं एक चैनल बनाता हूं, यहाँ पे क्या बनाता हूं, एक चैनल, कोई एक चैनल ना, एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं मैं, कोई भी एक चैनल, ठीक है। अब चैनल के थ्रू मैंने आप लोगों को बोला कि हमेशा ये पेसिव ट्रांसपोर्ट करता है। पेसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो ऊर्जा खपत नहीं करता, बाहर जिसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट मूव कर लेता है अपने सेल्फ खुद की एनर्जी से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लो एक A+ है,
ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और ये चैनल है ना, याद रखना। तो A+ अगर इस तरफ ज़्यादा है, ठीक है, तो याद रखना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, भूलना मत। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे हायर टू लोअर मूवमेंट हो जाएगा, ये चैनल के लिए था। अब कैरियर में तो दोनों होता है, एक्टिव भी होता है पैसिव भी होता है। तो मान लेते हैं एक कैरियर है, अब उसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, कोई कैरियर है। अब ऐसे ही ये भी ट्रांसपोर्टर है, वो भी ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। अब इसके थ्रू बस अंतर ये कि चैनल से फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि वो एक पोर जैसे स्ट्रक्चर बना देता है और वहाँ सीधा निकलना चालू हो जाता है। और कैरियर जो है वो पर्टिकुलर किसी रेगुलेशन से ही काम करता है, कोई सिग्नल मिलेगा तभी काम करने वाला है। चैनल भी सिग्नल के थ्रू काम कर सकता है ना, लेकिन बस ये अंतर याद रखना कि वो फास्ट और एस कंपेयर स्लो। अब मान लेते हैं कि कोई बी मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन अंदर क्या है, ज़्यादा, तो ये अंदर से बाहर क्या हायर टू लोअर जा रहा है। तो ये देखो, ये भी पैसिव था, कैसा है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी, ये भी कैसे हो रहा है, पैसिव हो रहा है। कैसे हो रहा है, पैसिव। कैसे पहचान किया आप कि पैसिव है, ये हायर से लोअर जा रहा है। जरूरी नहीं कि बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, से कुछ बोला क्या मैंने, नहीं। मान लेता हूं जी कि यहाँ पे एक डी है, ठीक है, डी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाहर ज़्यादा है और डी का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है, और यहाँ कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं पैसिव करवा रहा हूँ तो बाहर से अंदर आएगा। तो बात ये नहीं कि अंदर से बाहर जा रहा है कि बाहर से अंदर आ रहा है। आपको याद रखना है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर जा रहा है कि लोअर से हायर जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर जा रहा है तब आप बोल दोगे सीधा सीधा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब आप अगला देखते हैं, कैरियर में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो देखेंगे आप। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं कि कोई सी है, सी का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है सेल के, और सी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है, लेकिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके सेल को चाहिए चाहिए वो, ठीक है। तो सेल उसको लेना चाहता है बाहर से अंदर, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, देखो, लोअर टू हायर। ठीक है, याद रखिएगा, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है, तो हम इसे बोलते हैं डाउनहिल, डाउनहिल बोलते हैं। ठीक है, और जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है तो इसे हम अपहिल बोलते हैं। और जब भी अपहिल होगा यानी ऊपर की ओर मूव करेगा, समझ रहे हो, डाउनहिल मतलब हायर से लोअर और अपहिल मतलब लोअर से हायर। तो जब भी अपहिल होगा ट्रांसपोर्टेशन, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे मस्त चीज है याद रखने वाला कि यहाँ पे एनर्जी देने वाला कौन है, एटीपी। ठीक है, अब एटीपी के पास 3 फॉस्फेट होता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो। तो जो बाहर का एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, जैसे मैं इसको न्यूक्लियोटाइड पर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को, ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, यहाँ पे एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है और यहाँ पे फास्फोएस्टर बॉन्ड होता है। ये वाला जब बॉन्ड टूटता है, ये टूटता है, ठीक है, तो टूट के क्या होगा, ये अलग हो गया। तो ये इस जगह पे एनर्जी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एनर्जी। इसी एनर्जी को यूज करके वो सी को अंदर ले आया। समझ आ रहा है मेरी बात, उसी एनर्जी को यूज करके सी को क्या किया, अंदर ले आया, है ना। तो यहाँ पे वास्तव में क्या हुआ, एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, है ना, फॉस्फेट ब्रेक हुआ और एडीपी बना। और क्या बना, एडीपी यानी कि ये क्या है, ये एडीपी बन गया और ये फॉस्फेट और बना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और बदले में एनर्जी निकला। उस एनर्जी को यूज करके सी को अंदर ले आया गया। चूंकि इसमें ऊर्जा खर्च हुआ है, एनर्जी कंज्यूम हुआ है, इसलिए ये जो प्रोसेस था वो एक्टिव प्रोसेस था।
क्या था ये कैसे था ये था एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ये एक्टिव प्रोसेस था। अब इससे भी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अब वो बताता हूं, देखिएगा। ठीक है, अब मान लो कि यहां पे एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ठीक है, अब इस जगह पे ए और बी दो चीजें, मैं बाहर भी ए लिख दे रहा हूं, बी लिख दे रहा हूं, इनका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका और इसका। ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है सॉरी, और बी का अंदर कम है। ठीक है, ए जो है बाहर कम होगा और बी बाहर ज्यादा है। तो बी क्या हो रहा था जी, बी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करके बाहर से अंदर जा रहा था। आप देख पा रहे होंगे, मैं यहां लिख देता हूं, बी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये ए को भी अंदर ले गया। अब ए का मूवमेंट देखो कैसा हो रहा है, ए का अगर मूवमेंट देखेंगे तो भाई वो तो लोअर टू हायर हो रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये वाला जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें पहले पढ़े, जिसमें एटीपी खर्च होता है, ठीक है, वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। और जिसमें एटीपी खर्च नहीं हुआ और वो दूसरे के एनर्जी को यूज करते हुए अंदर चला गया, जैसे ए जो है बी के साथ चला गया, तो ये वाला केस होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज सोच रहे हो ऐसा कहीं होता है क्या हमारे बॉडी में? बिल्कुल होता है। जब आप डैश सिस्टम पढ़ेंगे, जब आप पूरा डैशम पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इंटेस्टाइन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ग्लूकोज का, कभी कभी सोडियम के साथ होता है, वो सिम्पोर्टर के फॉर्म पे होते हैं, वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्टर पढ़ते हो आप। ठीक है, तो उस जगह पे अगर आप देखेंगे तो दो मॉलिक्यूल का एक साथ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो वो आपको सिम्पोर्टर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल में भी आता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रिस्पेक्ट में वहां पे पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये था, है ना। अब देखिए यही था एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों के एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम में जितने भी सेल के अंदर रियल ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, रियल में क्या पढ़े हो। एनसीईआरटी की किताब में आपकी 11-12 में 2 बुक हैं। ठीक है, उसमें मोस्टली पूरा चैनल और कैरियर कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, वो किया गया है 11th की किताब में। ठीक है, तो मैं उन सभी जगह का एग्जाम्पल एक साथ मैं आप लोग को बना के दे दूंगा। जब भी आप वो कहीं पढ़ेंगे, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी चाहे एनिमल फिजियोलॉजी, आपको दिखेंगे और उस समय आप जरूर कहेंगे कि हाँ ये हमने एक साथ पढ़ा हुआ है। ठीक है, मेम्ब्रेन परमिलिटी में हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं कि कैसे कैसे कोई मॉलिक्यूल्स का परमिलिटी मतलब मेम्ब्रेन से पार होकर कैसे जाता है, एक्टिव कि पैसिव, और पैसिव हो रहा है तो सिंपल डिफ्यूजन है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में है, जैसे पानी की हम बात करेंगे तो वो सिंपल डिफ्यूजन से जाएगा, और यदि मैं फैट की बात करूंगा, फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल की बात करूंगा, जैसे कि कोई हार्मोन हो सकता है, हार्मोन में कौन सा हार्मोन पढ़ते हो, स्टेरॉयडल हार्मोन हो गया आपका, है ना, स्टेरॉयडल हार्मोन हो गया। अब स्टेरॉयडल हार्मोन में बहुत सारा पढ़ते हो जी आप लोग। ठीक है, जैसे कि सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर आप उधर आ गए सेक्स हार्मोन के अलावा दूसरे हार्मोन में जाएंगे स्टेरॉयडल में, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब स्टेरॉयडल हार्मोन है। ये भी मेम्ब्रेन को पार करके जा सकते हैं, प्रोसेस होगा पैसिव और मैकेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन से जाने वाले हैं। लेकिन अब एक चीज बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, सेल के अंदर आपके बॉडी में जो किडनी है वो एक दिन में 180 लीटर पानी फिल्टर करता है। ठीक है, तो उस पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वो 98% कर लेता है, यानी 180 में अप्रॉक्स मान के चलो कि 180 में वो 178 तो एब्जॉर्प्शन कर लेता है। लेकिन क्या इतना ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस के थ्रू हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑस्मोसिस का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। वहां पे भी एक आप चैनल पढ़ते हो जिसका नाम है एक्वापोरिन। देखो ये आया पहला रोल, एक्वापोरिन।
पोरिन, ठीक है। एक्वापोरिन एक ऐसा चैनल है, ठीक है, चैनल बोल रहा हूँ मतलब कहानी समझ आ गया होगा, हायर टू लोअर ही होने वाला है, ठीक है, जहां से वाटर H2O हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ना, याद रखना, ठीक है, पानी का मूवमेंट होगा हायर टू लोअर, ठीक है, एक्वापोरिन के थ्रू। अब इसके अलावा एक पोरिन करके आपको मिलेगा, पोरिन मिलेगा आपको प्लांट फिजियोलॉजी के पहला चैप्टर, पहला वाला ही चैप्टर मिलेगा, ठीक है। उसमें पढ़ोगे आप कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके आउटर मेम्ब्रेन में एक चैनल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक चैनल। इस चैनल का नाम है पोरिन, भूलना मत, पोरिन। पोरिन और एक्वापोरिन में क्या डिफरेंस है? एक्वापोरिन स्पेसिफिक है, किसके लिए? पानी के लिए। पोरिन स्पेसिफिक नहीं है, ये पानी के साथ साथ मिनरल्स को भी क्या करने वाला है? ट्रांसपोर्ट करवाने वाला है, यानी कि ये पानी, आयंस, ठीक है, और भी कुछ कुछ चीज़ों को वो ट्रांसपोर्ट करवा देगा। याद रखना कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पोरिन किस में पाया जाता है। तो एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में आपको पोरिन मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या बताया हूँ? एक्वापोरिन। यह मतलब बिल्कुल याद रखना, ये वही डेटा है जो आपके एनसीईआरटी में है, अलग अलग जगह पे है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं ग्लूकोज के लिए। आपके बुक में एक जगह मिलेगा GLUT4, GLUT4 मिल जाएगा, और वो लिखेगा, क्वेश्चन में भी ये नीट के पेपर में एक जगह पे आया हुआ था, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है करके, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जितने भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है वो किसी न किसी सिग्नल से बनेंगे ना। तो ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर है वो इंसुलिन के सिग्नल से बनता है। मतलब इंसुलिन सेल के आके मैसेज देता है कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्लूकोज को कम करो। इंसुलिन आप यही पढ़ता है ना, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, यही पढ़े हो ना। लेकिन कम कैसे करता है? कैसे करता है आपने पढ़ा है, रिसेप्टर अभी बताया था मैं, रिसेप्टर। इंसुलिन जो हार्मोन है आके रिसेप्टर से जब बाइंड करता है, सेल सिग्नल देता है, सेल सिग्नलिंग होगा, ठीक है, सिग्नलिंग होता है, डीएनए के पास मैसेज जाता है कि आपको एक प्रोटीन बनाना है, उसका नाम है ग्लूट, ठीक है। ग्लूट बन के रेडी हो जाएगा, ये देखिए बना दिया मैं, ग्लूट बन गया। जैसे ही ग्लूट बनेगा तो ग्लूट क्या करेगा, बाहर से जहां ग्लूकोज का लेवल क्या था, ज़्यादा था, वहां से ग्लूकोज के लेवल जहां कम था उस तरफ ट्रांसपोर्ट करवा देगा। देखिए मैं GLUT4 क्या बता रहा हूँ, ऐसे और भी ग्लूट है, ठीक है। कहीं कहीं पर कुछ एक्टिव केस भी आपको मिलेंगे, लेकिन मैं एक सिंपल फॉर्म पे ग्लूट बता रहा हूँ। ग्लूट का मतलब होता है क्या? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ये। तो ये एग्जांपल याद रहना चाहिए, GLUT4, एक्वापोरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, और एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोग को। अब इसके बाद अगले एग्जाम्पल देखिए। अब मैं यहां पे बता रहा हूं, थर्ड है सोडियम गेटेड चैनल, या सोडियम चैनल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आप कहां कहां पढ़ सकते हो? ये आप पढ़ सकते हो इंटेस्टाइन वाले पार्ट पढ़ सकते हो, ये आप पढ़ सकते हो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो पढ़ते हो वहां भी मिलेगा आपको, इम्पल्स का, है ना, कैसे मतलब पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होता है। तो आप न्यूरॉन जब पढ़ोगे ना तो एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ोगे, एक्सॉन में जो इम्पल्स होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। जब इसकी कहानी पढ़ोगे पता चलेगा कि मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस नॉर्मल कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज, ठीक है। और इस रेस्टिंग फेज को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेस्टिंग फेज ही है। अब इस फेज में क्या होगा, जब इम्पल्स मिलने वाला रहता है ना, तो आप पढ़ते हो वहाँ पे कि सोडियम चैनल खुल जाता है, ठीक। जैसे इसको इम्पल्स मिलता है सोडियम चैनल खुलता है और बाहर से सोडियम अंदर की ओर आने लग जाता है। जैसे सोडियम अंदर आता है,
अंदर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है और इस स्थिति को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ऐसे ही अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होते 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 इम्पल्स जो है एक तरफ से दूसरे डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो वहां आप पढ़ते सोडियम गेटेड चैनल, तो वही मैं बताना जा रहा हूँ। ये क्या है, देखो सोडियम का सोडियम जो है, अगर मैं एक सेल बना रहा हूँ ना, तो हमेशा याद रखना, एकदम कंफर्म है ये चीज़ कि सोडियम जो है वो सेल से बाहर ज़्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है। अगर मैं बात करूँगा पोटेशियम की, तो पोटेशियम जो है सेल के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और सेल के बाहर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो लॉजिक यहीं से बना सकते, लॉजिक अगर यहाँ लगा लो तो इसके आगे कुछ ट्रांसपोर्टर पढ़ोगे ना, उसमें ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि कौन अंदर जाने वाला कौन बाहर जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोडियम गेटेड चैनल में बोला। अब सोडियम गेटेड चैनल है, मतलब सीधी बात है पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्वेश्चन ही आता है अंदर से बाहर कि बाहर से अंदर, तो भैया बाहर से अंदर। ठीक है, पोटेशियम लीकी चैनल होता है। क्या होता है, एक चौथा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पोटेशियम लीकी चैनल, या आप लोग की बुक में हो सकता है पोटेशियम चैनल के फॉर्म पे मिल जाए। ठीक है, पोटेशियम चैनल है वहाँ पे है। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, अरे पोटेशियम ज़्यादा कहाँ है, अंदर ना, तो अंदर से बाहर जाएगा। ऐसे याद रख लो भाई, ये तो सभी पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हो, अभी तक तो एक्टिव बताया ही नहीं मैं। और चैनल तो वैसे भी पैसिव होता है, आपको पढ़ाया हुआ हूँ मैं। अब उसके अगला एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में सेल वाले पार्ट में मिल जाएगा आपको। और इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का नाम है सोडियम पोटेशियम एंटीपोटर या फिर परमिएज या फिर सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर, ऐसे भी आपको मिलेगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने वाला है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है आपको मालूम होगा, कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट। ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रेडियंट होता है उसके अगेंस्ट मूवमेंट होने वाला है यहाँ पे। ये क्या करता है, देखो 3 सोडियम को बाहर भेजता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कितना, 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन तो ही बनाता है। आपको कैसे घुमा के देगा क्वेश्चन, ये बता दे रहा हूं। 3 पोटेशियम अंदर की 3 सोडियम अंदर, या फिर ऐसे दे देगा 2 पोटेशियम बाहर कि 2 सोडियम बाहर। तो आपको कंफ्यूज 2 और 3 में करेंगे और अंदर और बाहर में करेंगे। तो हमेशा याद रखना कॉन्सेंट्रेशन की अगेंस्ट हो रहा है ना, ग्रेडियंट जो होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी खर्च होता है। क्या खर्च होता है, एटीपी खर्च होता है और बनाता है एडीपी प्लस पीआई। ठीक है, और जो एनर्जी निकला उससे क्या यूज किया, वो उससे इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करवाया। ठीक है, हमेशा याद रखना 2 पोटेशियम अंदर लाएगा और 3 सोडियम बाहर भेजेगा। और आपको मालूम है कि पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा होता है, वो अंदर बाहर कम से ज़्यादा की ओर आ रहा है ना। वैसे सोडियम ज़्यादा से अंदर, कम से ज़्यादा की ओर, दोनों के दोनों लोअर टू हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपको मालूम होगा कि वो ऐसी स्थिति में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और आपको इसमें क्या क्या चीज़ याद रखना है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और दूसरा आप इसमें क्या याद रखने वाले हैं, 2 पोटेशियम अंदर और 3 सोडियम बाहर, ऐसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यही मेन है बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा 1-2 और मैं बता देता हूं आप लोग को। अगर ये सेल आरबीसी है, अगर ये सेल आरबीसी है तो एक जगह पे आप पढ़ोगे, जब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ठीक है, तो CO2 जो है पानी के साथ मिलकर H2CO3 बनाता है। H2CO3 H+ और SCO3 में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। SCO3 अंदर ज़्यादा रहेगा सेल के। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में मतलब यहाँ पे ज़्यादा है इसका कॉन्सेंट्रेशन, जब हमको CO2 रिलीज करना रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जब SCO3 बाहर निकलता है तो अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्लोरीन आयन अंदर चला जाता है।
तो देखो एक साइड से SCO3 बाहर आ रहा है और एक साइड से क्लोरीन आयन अंदर जा रहा है। इस फिनोमेनन को क्लोराइड शिफ्ट बोलते हो, जो कि आप एनिमल फिजियोलॉजी में गैस एक्सचेंज मैकेनिज्म में पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर था वो था SCO3 क्लोराइड एंटीपोटर। कैसे था ये? एंटीपोटर, ये भी एंटीपोटर है। ठीक है, इसके अलावा इंटेस्टाइन वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे, कहीं इंटेस्टाइन वाला पढ़ रहे होगे तो वहाँ पता चलेगा कि वहाँ पे आपको सोडियम और ग्लूकोज का सिम्पोर्टर मिलने वाला है। सोडियम और ग्लूकोज का सिम्पोर्टर भी मिलता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताऊंगा, उसको देखिएगा आप लोग। वो है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। जैसे आप सभी को मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ऐसी सिंपली बना रहा हूं मैं समझाने के लिए, ऐसी है ना। आप सबको मालूम है कि ATP बन यहाँ रहा है, यहाँ मतलब कहाँ? अंदर मैट्रिक्स में ATP का प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है, और ये सेल का मान लेते हैं साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है ये, है ना। लेकिन ATP का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? बाहर है। तो आप खुद सोचिए मेम्ब्रेन को पार करके कैसे जाएगा ये? जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ATP में 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है इसके मेम्ब्रेन में? ठीक है, एक ट्रांसलोकेस प्रोटीन होता है जिसका नाम है ADP ट्रांसलोकेस। इसमें ADP अंदर आता है और ATP बाहर जाता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही इनर मेम्ब्रेन में आपको एक और मिलेगा। अब देखो ATP किससे बना है? ATP किससे बना है? ADP प्लस PI से बना है। टूटेगा तो इसी में टूटेगा और बनेगा तो ये ऐसे बनेगा। तो अगर मुझे फिर से ATP बनाना है, ठीक है, तो मुझे फॉस्फेट आयन अंदर चाहिए कि नहीं? और फॉस्फेट में कितना चार्ज होता है? 1 2 3 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, PO4 3 माइनस। तो ये किसके थ्रू जाता है? तो ऐसे ही फॉस्फेट भी H प्लस आयन के साथ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस PO4 सिम्पोर्टर है और यहाँ पे ATP ADP एंटीपोटर। ठीक है, इस चैनल का, इस प्रोटीन का नाम। तो ये भी आप लोग को, ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को जीके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी दिमाग में आया, कभी आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, आप बोलोगे अरे यार सर तो बताए थे कि चार्ज पार्टिकल तो मेम्ब्रेन को पार कर जा नहीं सकता, तो फिर ये आया कैसे? तो सिंपल सा बात है, तो उसका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा। जो भी चार्ज मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन को पार करके डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो उनके लिए कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ऐसी ATP ADP ट्रांसलोकेस मिलेंगे और हाइड्रोजन और फॉस्फेट का सिम्पोर्टर भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल जो मैं आप लोगों को बताया आप जरूर याद रखिएगा, जिसमें एक्वापोरिन ग्लूट, ठीक है, और पोटेशियम लीकी चैनल, सोडियम गेटेड चैनल और सोडियम पोटेशियम एंटीपोटर, ये सब है। अब इसमें से 2 चीज़ जरूर याद रखना, एक चीज़ और याद रखना, ऐड कर लेना। एक्वापोरिन जो था, ठीक है, वो ADH रेगुलेटेड था। ADH यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन, यानी कि वैसोप्रेसिन के रिस्पॉन्स से एक्वापोरिन बनता है। ठीक है, यानी कि इसके रेगुलेशन, जैसे हार्मोन वाला बताया था ना केस, ADH तो हार्मोन है, जब ये सिग्नल देता है तब एक्वापोरिन बनता है। वैसे ही ग्लूट जो है वो इंसुलिन के रेगुलेशन से बनता है। इंसुलिन का जब मैसेज आता है तब जाके ग्लूट बनता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को एक साथ लिंक करके पढ़ना है बच्चों। तो आप जब भी NCERT किताब में अलग अलग चैप्टर अलग चीज़ पढ़ेंगे तो आपको जरूर ये मिल सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका फंडामेंटल पार्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।